हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो सॉइल फिजिक्स अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था सॉइल केमिस्ट्री। और सॉइल केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सॉइल केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो सबसे पहले आपको एक टर्म आती है, या यूं कहें जो बेसिक क्लासेस अब चल रही है, इनमें जो कंटेंट चल रहा है उसको स्पेशली आप लोग थोड़ा सा ठीक से देख लेना। क्योंकि यही वो कंटेंट है जो आगे चलकर आप लोगों को जो बहुत डिफिकल्ट चीज़ आती है केमिस्ट्री की, उनको ईजी करने में आपकी हेल्प करेगा। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि अगर आपने सॉइल कोलोइड्स वाले पोर्शन को ठीक से पढ़ लिया तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी रहेगी वो आगे चल के आप लोगों को बहुत परेशान करने वाली है। इसका मतलब, अगर आप चाहते हो कि आपको डबल डिफ्यूज लेयर समझ में आए, अगर आप चाहते हो कि आपको गैपोन इक्वेशन, केर इक्वेशन, इस तरह की जो इक्वेशंस दे रखी है वो समझ में आए, अगर आप चाहते हो कि आपको एडजॉर्प्शन समझ में आए, अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो बहुत सारे लॉज आते हैं जिनमें आप लोगों को अलग अलग टाइप के लॉज आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, अगर वो सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आए तो स्टार्टिंग की जो बेसिक चीजें हैं आप उनको एकदम क्लियरली समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि हम सॉइल कॉलोइड स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक है, और सॉइल कॉलोइड को ही जब हम आगे चल के स्टडी करते हैं तो इसके अंदर जो सॉइल के कॉलोइड्स होते हैं उनमें स्पेशली क्ले कॉलोइड होता है, उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि सॉइल कॉलोइड जब हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो जो केमिस्ट्री के अंदर कॉलोइड टर्म आती है उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने कॉलोइड समझ लिया तो सॉइल कॉलोइड एकदम इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यानी अगर हम बात करते हैं तो देखो प्यारे बच्चों, आपको समझने की जरूरत है। अगर हम चर्चा करते हैं कोलोइड वर्ड के बारे में तो याद रखना, जो कोलोइड टर्म है ये किसने दी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कोलोइड टर्म है ये किसने दिया। तो कोलोइड टर्म देने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस ग्राहम। ध्यान रखना, क्या नाम था? साइंटिस्ट का नाम है थॉमस ग्राहम। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है कि कॉलॉइड टर्म इज गिवन बाय, जनरली किस साइंटिस्ट ने ये टर्म दी थी। प्रीपीजी और एआरओ डबल एआरओ के बेसिस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, ये टर्म दी थी 1861 में, यानी 1861 के अंदर थॉमस ग्राम ने कौन सी टर्म का यूज किया था? कॉलॉइड टर्म का यूज किया था। और इन्होंने क्या किया था, एक वर्ड लिया, याद रखना वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया था, ये लिया था इन्होंने ग्रीक लैंग्वेज से। यानी कोई आपको कहे कि कोलोइड कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है तो याद रखना ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ये जनरली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक तो होता है कोला और दूसरा याद रखना होता है, अगर हम बात करें तो इडियोस करके एक वर्ड आता है, लेकिन आप बहुत बार बुक्स में पाओगे कि ऑइड्स करके भी लिखा हुआ मिलेगा। इसको क्या लिखा होगा? ऑइड्स, यानी कोला प्लस ऑइड लिखेंगे। लेकिन याद रखना ऑइड की अगर अपन बात करते हैं तो ये इंग्लिश का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का है? इंग्लिश का, जिसको आप लोग लैटिन लैंग्वेज करके पढ़ते हो, ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। लेकिन अगर हम इडियास का बात करते हैं तो ये कौन सी लैंग्वेज का है? ग्रीक का है। तो एक्चुअली में कोला प्लस इडियोस को मिलकर बनाया था कोला, कोलोइड टर्म बनी हुई है। और याद रखना ये अगर हम चर्चा करते हैं तो ये किसके द्वारा, हम जनरली अगर हम बात करते हैं तो ये जो कॉलोइड टर्म है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसको फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? फर्स्ट टाइम जिसको थॉमस ग्राम ने यूज किया था। इसीलिए याद रखना, फादर ऑफ कोलोइडल केमिस्ट्री भी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ कोलोइडल केमिस्ट्री। फादर ऑफ कोलोइडल जो केमिस्ट्री है आपकी, यानी कोलोइड के बारे में सबसे ज्यादा डिटेल से स्टडी करने वाले थे, वो कौन थे? याद रखना वो है थॉमस ग्राहम। इसीलिए थॉमस जो ग्राहम है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ कोलोइडल केमिस्ट्री। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इसी से सिमिलर जो एक टर्म और एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। एक शब्द और आ जाता है जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता होता है, और वो क्या आता है? आपको एग्जाम में पूछा हुआ है कि फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं आपको लिखा रहा हूं फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री। स्टार्टिंग की जो बेसिक क्लासेज हैं उनमें मैंने समझा दिया था, अलग अलग डिसिप्लिन के जो फादर है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को। हाँ जी बिल्कुल, आरसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उसका भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, बढ़िया डिटेल से करा देंगे, टेंशन ही मत लो। फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री, तो याद रखना इनका नाम भी बिल्कुल इनसे मिलता जुलता है, थॉमस। लेकिन याद रखना ये वे नहीं है, ये है ग्राम। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज को माइंड में सेट कर लेना। अगर आपको सॉइल केमिस्ट्री का फादर पूछता है तो कौन आता है? थॉमस वे आता है।
और ये वाला जो सवाल है आप सोच लीजिए जेईटी के लेवल पे पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब आप लोगों को डबल एओ या फिर अपन बात करें प्री पीजी में तो 100% या एआरओ डबल आरओ का तो बहुत बेसिक है, यूं कहीं एकदम आसान सवाल है, फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री कौन होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है थॉमस वे होते हैं। और अगर कोलोइडल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कौन आ जाता है? थॉमस ग्राहम। और याद रखना सबसे पहले कौन सी टर्म्स की बात कर रहे हैं हम? कोलोइड जो टर्म है वो किसने दी थी? थॉमस ग्राहम ने 1861 में दी थी। इन्होंने कौन सी लैंग्वेज से इसको लिया था? इन्होंने ग्रीक लैंग्वेज से लिया था, जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कोला प्लस जो इडियोस होता है उससे मिलकर बना हुआ है। जिसमें याद रखना जो कोलोइड वर्ड होता है इसके मीन की बात करें कि सर इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखना इसका मीन होता है, याद रखना ग्लू। याद रखना ग्लू। ग्लू का मतलब हम बात कर रहे हैं गोंद की। किसकी बात कर रहे हैं? गोंद की। यानी जैसे आप लोगों ने बचपन में चीजों को चिपकाने के लिए गोंद का उपयोग किया होगा, याद रखना गोंद को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लू। तो जो कोला टर्म होता है ग्रीक लैंग्वेज में, इस कोला का मतलब भी होता है ग्लू। और जो इडियोस होता है इसका मीन होता है, याद रखना, लाइक। लाइक का मतलब होता है के समान। यानी कि कोलोइड टर्म का सीधा सीधा अगर हम मतलब निकालते हैं तो इस टर्म का मतलब निकलता है गोंद के समान, यानी ग्लू लाइक सब्सटेंस। अगर कोई आपको कहे कि कोलोइड टर्म का मतलब क्या होता है, तो इसका सिंपल मीन होता है ग्लू लाइक सब्सटेंस, यानी गोंद के जैसा जो चिपचिपा पदार्थ होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल बन गए हैं एक कोलोइड वर्ड से। कोलोइड वर्ड किसने दिया? फादर ऑफ कोलोइडल केमिस्ट्री कौन है? कोलोइड कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है? कोला प्लस इडियोस, जिसको कई बार याद रखना हो सकता है एग्जाम में आपको ओइड करके भी पूछ लिया जाए। तो कोला प्लस ओइड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब था ग्लू लाइक सब्सटेंस। यहां तक की चीजें अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इसमें एकदम इजी इजी चीजें हैं, मैंने कुछ भी अभी डिफिकल्ट नहीं स्टार्ट किया है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सर ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अब याद रखना कोलोइड कहेंगे किसको, या जो आपने नीचे टर्म यूज किया है कि ग्लू लाइक सब्सटेंस को कोलोइड कह दें, ये तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई। तो फिर ये क्या है सर? ये तो याद रखना कोलोइड वर्ड का अगर हम सिंपल मीन निकालते हैं, जैसे कई बार नहीं होता है क्या कि भाई साहब आपका कोई भी नाम है, जैसे मेरा नाम शंकर है, तो बोले शंकर का मतलब क्या होता है? बोले लॉर्ड शिवा। इस तरह से जो मीन होता है कोलोइड का, सिंपल उसकी बात कर रहे हैं। और कोलोइड्स का जो मिक्सचर होता है वो भी बिल्कुल गोंद के जैसा एकदम चिपचिपा पदार्थ ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूं कि जो रबर होता है, दूध होता है, आपका ब्लड होता है, ये सारी चीजें कोलोइड्स के एग्जाम्पल है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर कोलोइड कहेंगे किसको? तो कोलोइड कहेंगे किसको, इस चीज को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूं, जिसको लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोलोइड की डेफिनेशन समझनी है तो आपको एक चीज समझना होगा कि साइज ऑफ कोलोइड, यानी कि कोलोइड की जो साइज होती है, अगर आपने ये याद कर लिया, साइज ऑफ कोलोइड अगर आपने याद कर लिया है, तो कोलोइड में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बोले सर साइज से मतलब? साइज का मतलब होता है कि कोलोइड जो होते हैं पार्टिकल्स, उनका डायामीटर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि कोलोइड की साइज क्या होती है। तो जो कोलॉइड होते हैं इनकी साइज की बात करें तो आप ध्यान रखना, इसको इस तरह से पढ़ोगे जैसे 0.001 mm से लेस देन। यानी अगर किसी भी पार्टिकल की जो साइज है वो अगर 0.001 mm से छोटी है और उसके अंदर कोलोइडल प्रॉपर्टी प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं कोलोइड। याद रखना कोलोइड कहने के लिए हमेशा टू फेज सिस्टम होता है। बोले सर इसका क्या मतलब है? चलो इसका मतलब मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई भी एक जैसे मान लो इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। और इस वाटर का जो आपके सामने ये टब रखा हुआ है, इसमें मैंने सॉइल यानी मिट्टी डाल दी है और सॉइल को उसमें अच्छे से डिसॉल्व कर दिया है। डिसॉल्व करने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो इसके अंदर तैरने लग जाएंगे, या यूं कहें इसके अंदर घूमने लग जाएंगे, इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली चीज तो क्या? बोले सर पहली चीज तो जो वाटर है जिसको हम मीडियम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वाटर जिसको हम मीडियम कह रहे हैं, यानी जिसके अंदर ये कोलोइडल पार्टिकल घुले हुए हैं।
और दूसरा क्या है, बोले सर दूसरे ये जो कोलोइडल पार्टिकल है ये खुद है, यानी कुल मिला के कितनी चीजें हो गई यहाँ पर, दो चीजें, बोले एक मीडियम रहेगा और दूसरा कोलोइड खुद रहेगा। कोलोइड की बात करें तो कोलोइड जनरली हम बात करें तो ये सॉलिड फेज रहती है, कौन सी फेज रहती है, सॉलिड। और मीडियम की बात करें तो याद रखना ये लिक्विड भी हो सकता है और याद रखना ये गैसियस फेज में भी रह सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोलोइड्स होते हैं वो टू फेज सिस्टम होता है। टू फेज का मतलब एक तो रहता है मीडियम, दूसरी होती है डिस्पर्ज फेज। एक वर्ड यूज किया जाता है, याद रखना, डिस्पर्ज। डिस्पर्ज इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हिंदी में समझे तो सिंपल होता है बिखरा हुआ। इसका हिंदी में मतलब होता है बिखरा हुआ, यानी ये आपके वाटर का सैंपल है, इस वाटर के सैंपल में ये कोलोइडल पार्टिकल आप लोगों को एकदम आराम से बिखरे हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल इसमें बिखरे हुए हैं, इन्हीं कोलोइडल पार्टिकल्स को कहा जाता है डिस्पर्ज फेज। क्या कहा जाता है, डिस्पर्ज फेज कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, जो मीडिया के तौर पर आप लिक्विड या गैस होगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्पर्ज मीडियम। याद रखना ये टर्म आप बार बार यूज करोगे, डिस्पर्ज मीडियम, डिस्पर्ज फेज। फेज का मतलब कोलोइड को कह रहे हैं और मीडियम का मतलब जिसके अंदर ये डिस्पर्जन में है या जिसके अंदर ये बिखरे हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को क्लाउड का। किसका देता हूं, क्लाउड का, बादल का। बोले सर ये क्या आप क्लाउड का एग्जाम्पल दे रहे हो, इससे क्या है। याद रखना जो डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्ज मीडियम है, इन दोनों की फिजिकल कंडीशन सेम नहीं होगी। ऐसा नहीं कि तुम हवा के अंदर हवा का ही मिक्सचर बना रहे हो, वो कभी कोलोइड नहीं बनेगा। तो फिर क्या होगा, आप या तो क्या कर सकते हो कि एक तरफ आप सॉलिड ले लो प्लस दूसरा क्या हो वहां पर दूसरा गैस हो, या फिर दूसरा क्या हो, दूसरा जैसे एक गैस ले लिया तो दूसरा यहां पर हो सकता है वाटर हो, या फिर जैसे मान लीजिए एक लिक्विड है तो दूसरी फेज क्या हो जाएगी, बोले सर दूसरी फेज जैसे मान लीजिए गैस हो सकती है। क्लियर है मामला, यानी कुल मिलाकर गैस, वाटर जैसे लिक्विड और गैस के अंदर सॉलिड जो है वो प्रेजेंट होगा, या फिर लिक्विड प्लस गैस में इस तरह से दो अलग अलग जो फिजिकल कंडीशन वाली चीजें होगी उनका मिक्सर बनने पे ही क्या बनेगा, आपका कोलाइड। इसीलिए मैंने कहा है ये टू फेज सिस्टम होता है। जैसे क्लाउड की तौर पर अपन बात करें तो जैसे बादल आसमान के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है तो वाटर वेपर की जो ड्रॉपलेट होती है ये लिक्विड फॉर्म में है। बादल में किस फॉर्म में है, छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती है वो कौन सी है, लिक्विड फॉर्म में है। और ये है किसमें, बोले सर गैस के अंदर है, चारों तरफ क्या है, गैस। तो लिक्विड प्लस गैस का, जिसको हम लोग जनरली एक वर्ड यूज करते हैं एरोसोल, कौन सा सोल, एरोसोल करके हम वर्ड यूज करते हैं। तो याद रखना इस तरह की चीजें आपको एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती है। पर फिलहाल आपको साइज से रिलेटेड चीजें मैं समझा रहा था तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीजें टू फेज सिस्टम क्या होता है, इनको एकदम एग्जांपल दे दे के आपको एकदम इजी वे में समझाऊंगा, उनमें से कुछ भी मिस नहीं होने वाला है। बस आप पूरी क्लास को आराम से अच्छे से अटेंड कर लेना। देखो ध्यान देना, अब यहां मैंने एक सिंपल से जो आप लोग जनरली जिसको जानते हो, एमएम का मतलब होता है मिलीमीटर। क्या मतलब होता है, मिलीमीटर। अब एक बेसिक सी आपको कुछ चीजों में मैं डिफरेंस करना सिखाता हूं। जैसे कोई आपको कहिए कि भैया 1 मीटर के अंदर, कितने मीटर के अंदर, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप आराम से कह दोगे कि सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। दूसरा कोई आपको कहे कि बता दीजिए 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने एमएम होते हैं, तो भी आप कह दोगे कि सर 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm मिलीमीटर होते हैं। ये दोनों यूनिट्स आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी और आपको उम्मीद करता हूं आती भी होगी। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा सवाल आता है कि कोलोइड की साइज क्या होती है, और वहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो यूनिट में जाकर। आप इसको याद कर लोगे, एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको आंसर माइक्रोन में दे देगा। बोले अब क्या करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस तरह की जो यूनिट्स होती है डायमीटर को मापने वाली वो आपको आनी चाहिए। अगर आपको यूनिट आती है तो एक साइज याद कर लो, बाकी को आप कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर एग्जाम में सीधा सीधा भी सवाल आ जाता है कि भैया 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। सीधा सिंपल सा सवाल आ जाता है कि बताइए 1 mm में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो वहां आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसके सिवा आपको कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब यही जो साइज है इसी को याद रखना, घुमा फिरा के मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 माइक्रोन। जो ये उल्टा लिख रहा हूं मैं यू टाइप का, इसको बोलते हैं माइक्रोन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं माइक्रोन। यानी या तो मैं ये कह सकता हूं कि 0.001 mm से अगर छोटी साइज है तो वो होती है कोलोइड की, या इसी के लिए मैं कह सकता हूं कि 1 माइक्रोन जो साइज होती है वो किसकी होती है, कोलोइड की होती है। आप कहोगे सर ये कैसे कर दिया आपने, तो ये करना ही तो आपको सिखा रहा हूं
कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, 10 mm होते हैं। और याद रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं आपको कि 1 mm के अंदर, कितने mm की बात कर रहा हूं मैं, 1 mm की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें होते हैं 1 2 3, यानी कि कुल मिला के बात करें तो 1000 माइक्रोन। याद क्लियरली समझ लेना इस चीज को, इसको बोलते हैं माइक्रोन। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको स्टार लगा लेना और माइंड में अच्छे से सेट भी कर लेना। बार बार कोलॉइड वाले चैप्टर में आपको परेशान करेगी। जब मैं आपको क्ले की साइज पढ़ाऊंगा तब आपको एंगस्ट्रॉम यूज करूंगा। फिलहाल यहाँ कोलॉइड के लिए माइक्रोन बार बार यूज होता है। तो 1000 माइक्रोन जो होते हैं उसका मतलब होता है 1 mm, या 1 mm के अंदर होते हैं 1000 माइक्रोन। ये तो बहुत आसान सी चीज है जो आपको समझ में आ गई होगी, कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन आपको एक चीज और समझने की जरूरत है, और वो क्या है, क्योंकि इस तरीके का तो आपने पढ़ा होगा माइक्रोन वाला तो, लेकिन कई बार आप लोगों ने mm की जगह इस तरह से नैनोमीटर करके भी nm करके लिखा पाएगा। ये है mm, ये है nm, ये है माइक्रोन। सारी चीजें बहुत कंफ्यूज करती है। बोले सर इसका मतलब क्या है, वो भी समझा दूं। याद रखना 1 mm के अंदर, कितने mm की बात कर रहा हूं, 1 mm के अंदर होता है, या तो आप लिख सकते हो 10,000, कितना लिख सकते हो, या तो आप 10,000 लिख सकते हो। 10,000 नैनोमीटर होता है, ध्यान रखना क्या होता है, नैनोमीटर। फिर से क्लियर कर देता हूं, यहाँ नैनोमीटर की बात मैं यहाँ कर रहा हूं। या इसी को चेंज करके बहुत बार क्या लिख देते हैं, इसी को चेंज करके हम बहुत बार लिख देते हैं 10 की पावर 4। इसका मतलब होता है 1 2 3 4 जीरो होने चाहिए, तो 10 की पावर कितनी हो गई, 4। इसको बोलते हैं 10 की पावर 3। क्या बोलते हैं, 10 की पावर 3। इसको बोलेंगे 10 की पावर 2। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, टेंशन में नहीं आना है, कहीं तुम टेंशन में आ जाओ कि सर ये क्या होता है, या इस तरीके से चीजों में आप कंफ्यूज हो जाओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एकदम इजी वे में आपको ये चीजें समझ लेनी है। तो आपको ये नैनोमीटर का जो खेल है, क्या वो क्लियरली समझ में आ गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये नैनोमीटर का कर दिया कि, 1 मिनट बेटा, ये होता है 10 की पावर आपका जो 10 की पावर 4 नैनोमीटर। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब दूसरी चीजों पे चलते हैं, देखो ध्यान देना। 1 मीटर के अंदर होते हैं 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियरली समझ में आ रही होगी मेरी बात। 1 मीटर के अंदर कितना होता है, 1 मीटर का मतलब होता है 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। फिर क्लियर कर देता हूं, 1 मीटर का मतलब, अगर आपको यहां से समझने की जरूरत है या इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखो, 2 जीरो यहां हो गए, 1 जीरो ये हो गया, कितने हो गए, 3। अगर आपको mm में इस चीज को कन्वर्ट करना है तो आप क्या कहोगे, 1 mm का मतलब होता है 10 की पावर 7 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 7 एंगस्ट्रॉम। फिर कह रहा हूं 1 mm में 10 की घात 7 एंगस्ट्रॉम होता है, और 10 की घात को सॉल्व करना चाहो तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और फिर लगा दीजिए आप एंगस्ट्रॉम, एक के ऊपर डॉट लगा होता है उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ये दोनों की दोनों यूनिट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये सीधे सीधे तौर पर आपको पूछी जाती है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में आप इसको लेकर कंफ्यूज रहो। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, दो चीज याद करनी है। पहली तो क्या याद करनी है कि 1 mm के अंदर कितना होता है, 10 की पावर 4 आपका नैनोमीटर होता है। और दूसरा मैं क्या कह रहा हूं आपको, 1 mm में नहीं होता है, 1 नैनोमीटर की बात कर रहा हूं मैं। 1 मिनट, इसको हटा दो, इसकी जगह दूसरे तरीके से समझा देता हूं इसको। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 की पावर 10 है, तब तो हम कहेंगे 1 मीटर। 1 मीटर कह दो या 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम कह दो। अब मुझे इसको mm में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सर मीटर के अंदर कितने होते हैं, ये रहा 100, और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10, तो 100 और 10 मतलब 1000 हो गया। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 मीटर के अंदर, आपको सिंपल शब्दों में कहूं कि 10 की पावर, अगर मैं आपको कहूं कि 7 mm होता है, तो क्या ये बात गलत है, क्या बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब हम इस चीज को डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं यहां पर कन्वर्ट करके, कि अगर हमें ये लिखना हो, अच्छा लिख दिया क्या मैंने, 1 mm का मतलब होता है 10 की पावर 7 एंगस्ट्रॉम। और 2 यूनिट और लिख लीजिएगा, और वो क्या है कि 1 mm के अंदर, 1 mm के अंदर 10 की पावर 7 हो गया, और 10 की पावर 4 होता है आपका नैनोमीटर। कितना होता है, नैनोमीटर। और याद रखना 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर के अंदर होता है 10 की पावर 9 माइनस
10 की पावर 9 नैनोमीटर। 3-4 यूनिट है जो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। अब इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो समझा देता हूं। पहली यूनिट में कह रहा हूं कि 1 मीटर का मतलब होता है 10 की पावर 9 नैनोमीटर। दूसरा मैं कह रहा हूं कि 1 मीटर का मतलब होता है 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। तीसरा मैं कह रहा हूं कि 1 mm का मतलब क्या होता है, 1 mm का मतलब होता है 10 की पावर 7 एंगस्ट्रॉम। जो मैंने आपको यहां से सिंपल कैसे कन्वर्ट किया है वो मैंने बता दिया है कि 1 मीटर को मैंने कन्वर्ट करके mm में बदला तो 2 जीरो ये रही और 3 जीरो यहाँ, तो यहाँ मैंने अगर mm किया है तो सीधा सा यहाँ पर भी 3 जीरो माइनस करके 10 में से 3 तो ये 7 आ गया। ठीक है, यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये तीनों चारों जो यूनिट्स है इनको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से घुमा फिरा के सवाल आता है। अब देखो होता क्या है, मेरे को ये वाली चीज कन्वर्ट करनी है, mm को मुझे माइक्रोन में कन्वर्ट करना है, तो ये रहा mm और ये रहा माइक्रोन। ठीक है, यहां देखो 0.001 mm करके लिखा हुआ है, तो ये रहा 0.001 mm है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको किससे, 1000 से, इसका मतलब कितना आ गया, 1 माइक्रोन। क्लियर है, ये वाली चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 mm कह दो या फिर कह दो कि 1000 माइक्रोन, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो 0.001 को मैंने 1000 जो यहाँ लिखा हुआ उससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1 माइक्रोन। तो कई बार तो एग्जाम में mm में दे देता है, कई बार इसको क्या करता है, माइक्रोन में दे देता है। किस में देता है, माइक्रोन में देता है। और दोनों ही जगह आप लोग क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये चीज क्लियरली होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। अब देखो इसको भी आप आगे चल के आगे और भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं होनी चाहिए कि या 3 है आपको उसमें जाना है तो 9 में पहुंच जाएगा, आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये एक बार इसको मैं कंफर्म कर लूंगा, ये वाली यूनिट मेरे मिस हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को अगर आपने समझ लिया है तो हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ज्यादातर आपको दो जगह से सवाल पूछेगा, यहाँ एक तो माइक्रोन में पूछता है और एक आपको mm में पूछता है, और दोनों के दोनों आपको आनी चाहिए। दोनों का रिलेशन क्या होता है वो मैंने समझा दिया है। और याद रखना 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं और 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, ये दोनों यूनिट्स भी आप लोगों को एकदम क्लियरली याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड चीज पे चलते हैं, यानी ये आप लोगों को साइज का आइडिया हो गया कि अगर आपको साइज का सवाल पूछेगा तो कोलॉइड की साइज का सवाल यहां से पूछेगा, जिसमें आप कहोगे कि ये दोनों चीजें इसमें प्रेजेंट रहनी चाहिए। अब आपको कहे कि कोलॉइड किसको कहेंगे, तो कोलॉइड की डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो हम सिंपल शब्दों में कह देंगे कोलॉइड का मतलब होता है व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 0.001 mm, या फिर इसी को इस तरह से भी लिख सकता है 1 to एक, आपको इसको 1 से लेकर 1000 माइक्रोन भी लिख सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल ही, या इसको सिंपली यूं लिख देगा 1 माइक्रोन। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। mm में कहेगा तो 0.01 mm से लेस देन, और इस तरह से आपको बात करेगा तो लेस देन 1 माइक्रोन कह देता है। When size of particle is less than 0.001 mm or less than 1 micron and having, या simple having colloidal properties called colloid, ये जिसको कह देंगे सॉइल colloid। सिंपल, हम सॉइल साइंस से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं तो सॉइल कोलॉइड पढ़ेंगे। सॉइल कोलॉइड का मतलब क्या होता है, व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 0.001 mm और 1 माइक्रोन एंड हैविंग द कोलॉइडल प्रॉपर्टीज कॉल्ड सॉइल कोलॉइड। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर आपको एग्जाम्पल की बात करें तो सॉइल कोलॉइड का एग्जाम्पल होती है क्ले। कौन होती है, सॉइल कोलॉइड का एग्जाम्पल है क्ले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या है, बोले ह्यूमस भी सॉइल कोलॉइड का है। और याद रखना एक आपका होता है सेसक्स, जो ऑक्साइड्स होते हैं, आयरन एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी कोलॉइडल प्रॉपर्टीज रखते हैं। एल्यूमिनियम, या यूं कहें Fe एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में आप कह सकते हो, जैसे
हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, गिब्साइट, ये जो होते हैं वो क्या है, आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स है। ह्यूमस आगे चल के कॉलोइड्स के जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो वापस से आएगा। क्ले का मतलब आप जैसे मोंटमोलनाइट, केओलिनाइट, इलाइट, इस तरह की जो चीजें होती है वो यहाँ पर आप लोगों को समझनी है। क्लियर है? यानी अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको सॉइल कोलाइड का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसका डायामीटर इससे छोटा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, यहाँ दो ही चीजें आ रही है कि डायामीटर तो क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। और यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि 1 माइक्रोन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और उसके अंदर होनी क्या चाहिए, कोलॉइडल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होनी चाहिए, उसे हम कह देंगे सॉइल कोलाइड। क्लियर है? इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहां हमने एक टर्म पढ़ी है, बोले सर ये सॉइल कोलॉइडल प्रॉपर्टीज या कोलॉइडल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, ये इनके बारे में बता दो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी जो कोलॉइड होता है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं कोलॉइडल प्रॉपर्टीज। देखो कोलॉइडल प्रॉपर्टीज बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, इंपॉर्टेंट को डिस्कस करते हैं। जैसे एक होता है एडजॉर्प्शन, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सेकंड, जैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज है उनमें से बात करते हैं, जैसे हो जाता है ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। तीसरे नंबर पर अगर हम चर्चा करते हैं जैसे आ जाता है टिंडल इफेक्ट। और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जैसे आ जाती है एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, मतलब जिसको अपन बोलते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, या इलेक्ट्रिकल चार्ज भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कई बार इसी को लिख दिया जाता है इलेक्ट्रिकल चार्ज। बोले सर और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन से भी सवाल आया हुआ है एग्जाम में। और कौन सी होती है, एक होती है डिफ्यूजन। बोले सर और कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, याद रखना सॉइल कॉलॉइड्स की, जैसे ये वाली जो प्रॉपर्टीज है वो सभी कॉलॉइड्स में होती है, लेकिन अभी जो लिखवा रहा हूं वो स्पेशली सॉइल कॉलॉइड्स के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिनमें एक आ जाती है आपकी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। और क्या होती है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज के बाद अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी साइज का हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया, ब्राउनियन मूवमेंट हो गया, टिंडल इफेक्ट हो गया, चार्ज का हो गया, फ्लोकुलेशन, डिफ्यूजन हो गया। इसके अलावा एक होता है एडिशन की प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं कोहेशन एंड एडिशन। यानी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, कोहेशन एंड एडिशन, एडजॉर्प्शन, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, चार्ज, फ्लोकुलेशन, डिफ्यूजन, ये ऐसी प्रॉपर्टीज है कि अगर मान लो किसी भी पार्टिकल का जो साइज है या डायामीटर है, मान लीजिए वो 1 माइक्रोन से छोटा है या 1 माइक्रोन है, और 1 माइक्रोन होने के बाद अगर मान लीजिए उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है तो हम उसको कोलॉइड कह देंगे। क्लियर है मामला? फिर रिपीट करता हूं, मान लीजिए किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई पार्टिकल है और उसका डायमीटर 0.02 mm है, और मैं कहूं कि बताओ क्या वो कोलॉइड है क्या, तो आप कहोगे कि सर साइज होने से ही काम नहीं चलेगा, साइज के साथ साथ उसमें ये सारी प्रॉपर्टी प्रेजेंट भी रहनी चाहिए, अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो कोलॉइड नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया और पानी के अंदर चीनी घोल दी, चीनी को घोलने के बाद उसका डायमीटर इससे भी छोटा, या यूं कहें उसके मॉलिक्यूल्स बहुत, जो शुगर होते हैं उसके मॉलिक्यूल बहुत छोटे हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए चीनी का जो घोल होता है उसको हम कोलॉइड नहीं बोलते हैं। दूसरी बात, बोले सर फिर किसको बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों का जो ब्लड है, खून है, उसके अंदर जो आपका ब्लड प्लाज्मा होता है वो तो लिक्विड है, और उसके अंदर आपको पता हो तो आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो आपकी सेल्स प्रेजेंट होती है, कोशिकाएं उसमें प्रेजेंट होती है जो कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहती है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। यानी कि एक तो आपको पता चल गया कि जो ब्लड है उसके अंदर लिक्विड प्लाज्मा है, प्लस जो उसके अंदर सेल्स होती है ये कौन सी है, ये सॉलिड फॉर्म में है। और याद रखना जो लिक्विड होता है इसमें ये जो सेल्स होती है ये डिस्पर्स, या यूं कहें एक जगह बैठती नहीं है, ये कंटिन्यूअसली उसके अंदर रन करती रहती है। तो ये जो सेल्स होती है ये तो होती है डिस्पर्ज फेज, ये तो क्या होती है, ये तो होती है डिस्पर्ज फेज।
और ये लिक्विड क्या होता है, डिस्पर्स मीडियम, दो फेज सिस्टम हो गया, साइज इससे छोटी है, और ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती है ध्यान रखना उनके अंदर प्रेजेंट होती है, ये वाली सारी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। इसका मतलब आपका जो ब्लड है वो क्या है, एक कोलॉइड का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे क्लाउड की बात कर लीजिए, फॉग की बात कर लीजिए, जो कोहरा आता है ना वो भी एक कोलॉइड का एग्जाम्पल है। जैसे आपका रबर जो होता है, आपका जो मिल्क होता है, दूध की बात करते हैं, आपने जैसे एनिमल पढ़ी होगी तो प्रीपीजी में बहुत बार सवाल आता है कि देखो मिल्क के अंदर एक तो शुगर होती है, एक तो क्या होती है, शुगर होती है, एक इसके अंदर क्या होते हैं, बोले सर इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और क्या होती है, बोले सर इसके अंदर फैट भी होती है, क्या होती है, फैट भी होती है। तो क्लियर करते हैं कि दूध में अलग अलग चीजें होती है, और एग्जाम में आपने पढ़ा होगा कि कोई चीज सस्पेंशन में होती है, कोई चीज उसके अंदर इमल्सन के फॉर्म में होती है, और कोई सॉल्यूशन में होती है। तो याद रखना, जैसे मिनरल्स की बात कर लेते हैं अपन, जैसे फैट की बात करते हो तो फैट जो है वो इमल्सन के फॉर्म में होती है, या यूं कहें फैट एक कोलॉइडल फॉर्म में होती है, क्योंकि सस्पेंशन और इमल्सन की अगर अपन बात करते हैं, इमल्सन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए लिक्विड के अंदर लिक्विड जो है और उसके अंदर मान लीजिए या फैट है या वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है, तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन बनता है, जैसे पानी के अंदर आपने ऑयल डाल दिया और वो अगर सस्पेंशन में है तो उसको बोलते हैं इमल्सन, क्या बोलते हैं उसको, इमल्सन बोलते हैं। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन बनता है ये आपका किसका काम करता है, कोलॉइड का काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, ये एग्जाम में आता है कि शुगर किस फॉर्म में होती है, सॉल्यूशन के फॉर्म में कौन होता है, और ये प्रॉपर्टीज है जिनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। चलो मैं आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट में एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीजों को समझाता हूं। जैसे पहला हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन, लेकिन इससे मिलता जुलता एक और टर्म आती है जिसके बारे में कई बार सवाल आता है, वो आती है एब्जॉर्प्शन। याद रखना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहां पर ए डी एडजॉर्प्शन है, यहां पर एब्जॉर्प्शन है, इन दोनों का मतलब क्या है समझना। यानी कि जैसे मान लो ये आपका कोलॉइड है, और इस कोलॉइड की जो सरफेस होती है, इस सरफेस के ऊपर या तो कोई आयन आके चिपक जाए या कोई मॉलिक्यूल आके चिपकता है, ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम के ऊपर चार्ज है तो हम इसको बोलेंगे आयन, क्या बोलेंगे इसको हम, आयन बोलेंगे। दूसरा, जैसे मान लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, तो हम इसको बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल हम बोलेंगे। यानी कोई भी आयन हो सकता है, या किसी भी आयन का मान लीजिए कोई एटम, सिंगल एटम आके चिपक सकता है। तो ये जो कैल्शियम है ये आके इसकी सरफेस के ऊपर, मान लीजिए इसकी जो सरफेस होती है, यहाँ किसी आयन का, मॉलिक्यूल का या एटम का अगर इसकी सरफेस के साथ एडिशन हो जाता है, एडिशन का मतलब होता है चिपकना, सरफेस की बात कर रहा हूं, सरफेस के अंदर नहीं ले जा रहा हूं, यानी कि कोलॉइड्स की जो आउटर सरफेस होती है इस पर किसी भी आयन का, मॉलिक्यूल का, एटम का आके चिपकना कहलाता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है जो बाहर वाली सतह होती है उसके ऊपर कोई चीज आके चिपक रही है, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। लेकिन मान लीजिए ये फिर से कोई भी कोलॉइड है, या फिर जैसे कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कोई भी सब्सटेंस है, और जैसे ही आप इसको पानी के पास लेके जाते, जैसे मान लीजिए आप अपने कपड़े हैं तो अपने कपड़ों को, या जैसे मान लीजिए रुई ले, उसको थोड़ा पानी में डालोगे तो पानी क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इसके अंदर चले जाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर जो एटम्स होते हैं वो, याद रखना, सरफेस के अंदर की तरफ जाकर अगर चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की आउटर सरफेस पे अगर कोई चीज आके चिपकती है तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और अगर कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की जो सरफेस होती है उस सरफेस के अंदर जाकर इकट्ठा हो जाता है तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स जब सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं तो क्या होता है कि ये प्लांट की रूट है, तो होगा क्या कि यहां से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे पहले कहां जाएंगे, रूट की सरफेस के अंदर जाएंगे और अंदर ही अंदर मूवमेंट करते हुए ऊपर चलेंगे। अगर रूट के अंदर चला गया है इसका मतलब हम उसको बोल देंगे एब्जॉर्प्शन। यानी प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। पहली चीज क्लियर है। दूसरी चीज, जैसे न्यूट्रेंट, जैसे यहाँ नाइट्रोजन है तो इस नाइट्रोजन को भी प्लांट कैसे लेगा, ये सबसे पहले प्लांट की सरफेस के अंदर या यूं कहें रूट के इनसाइड एंटर करेगी, और रूट के अंदर एंटर करने के बाद ये धीरे धीरे मूवमेंट करके ऊपर जाएगी। इसका मतलब प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं।
दूसरी चीज एग्जांपल देके समझाता हूं, उसको भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये मान लीजिए क्ले का पार्टिकल है, कोलोइड तो है ही, साथ में है क्ले का पार्टिकल, और पता चला कि नाइट्रोजन का जो अमोनिकल फॉर्म होती है, कैल्शियम, पोटेशियम, इस तरह के बहुत सारे जो आयंस होते हैं वो आके इसकी सरफेस पे चिपक गए। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये उसकी जो आउटर सरफेस है वहां पर चिपके हुए हैं, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर ये कैरेक्टर होता है कि वो अपनी सरफेस के ऊपर दूसरे जो आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपनी सरफेस से चिपकाने की प्रॉपर्टी रखते हैं। यानी पहला काम हो गया कि कोलोइड्स की प्रॉपर्टी मैंने आपको जस्ट पहले ही पढ़ाई थी, अभी कहा मैंने कहा एडजॉर्प्शन की एक प्रॉपर्टी होती है। तो एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि कोलोइड्स जो होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है और उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी आउटर सरफेस पे जो आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको चिपका सकते हैं या चिपका के रख सकते हैं। पहली चीज क्लियर है। दूसरी पे बात करते हैं, अगला है ब्राउनियन मूवमेंट। देखो ध्यान रखना, होता क्या है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत फाइन या बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब छोटे होने से क्या होता है? छोटे होने से ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, प्लस इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो भी सेम रहता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे हम क्ले का एग्जांपल लेते हैं तो जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं उन सबके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है सबके ऊपर। क्ले कोलोइड जो होते हैं सॉइल के अंदर, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब होगा क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। देखो, ये जो पार्टिकल है ये धीरे धीरे, या यूं कहें ये एक कोलोइड है जो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। और अगर चार्ज सेम होता है तो वो एक दूसरे का रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज है, यानी एक पर माइनस है और एक पर प्लस है, तो ये क्या करेंगे, फटाफट एक दूसरे के पास बुलाएंगे और दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। यानी कि डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता है और सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स में क्या होता है? रिपल्शन होता है, धक्का मारते हैं। तो ये जैसे ही इसके पास जाता है तो क्या होगा, इसके पास जैसे जाता है एक दूसरे को धक्का मारते हैं तो इससे टकराकर ये दूसरी तरफ चला जाता है, फिर इससे टकराकर पता चला ये इधर चला गया, इससे टकराकर ये इधर चला गया। यानी कि ये लगातार क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ टक्कर मारते रहते हैं और एक टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, जिसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। यानी 1827 के अंदर क्या हुआ कि रॉबर्ट जो ब्राउन है, इन्होंने नोटिस किया कि बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल हैं और ये लगातार गति करते रहते हैं। तो ये गति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक दूसरे से टकराने के बाद जिगजैग पैटर्न में मूवमेंट कर रहे हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा, इसीलिए इसको नाम दे दिया ब्राउनियन मूवमेंट। कब खोजा था इन्होंने? 1827 में इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको कह दिया ब्राउनियन मूवमेंट। तो पहला ध्यान रखना, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से कोलिजन के या यूं कहें टकराने के बाद टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, जिगजैग पैटर्न में मूवमेंट करते रहते हैं। इस जिगजैग पैटर्न को, या जिगजैग जो मूवमेंट होता है, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्या नाम दे देते हैं इसको? ब्राउनियन मूवमेंट हम लोग नाम दे देते हैं। क्लियर है? कब डिस्कवर हुआ था? 1827 में इसको डिस्कवर किया गया था। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। एडजॉर्प्शन के अंदर याद रखना दो चीजें और इंपॉर्टेंट, या यूं कहें एडजॉर्प्शन तो सारे बच्चे समझते हैं, पर एग्जाम के अंदर सवाल कैसा आता है वो इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी कोलोइड की जो सरफेस होती है उसके ऊपर दूसरे आयंस का या मॉलिक्यूल्स का या एटम्स के जो चिपकने का जो क्वांटिटी होगी वो डिपेंड किस पे करती है? तो पहली चीज तो ध्यान रखना, वो एक तो करती है टाइप ऑफ कोलोइड, कि जो कोलोइड होता है उस कोलोइड के टाइप पर डिपेंड करती है। और दूसरा ध्यान रखना वो किस पे डिपेंड करती है? दूसरा वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ आइन, यानी जो आइन होता है उसके टाइप पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक तो है सोडियम और एक है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज है 3+, इसके ऊपर है प्लस, और ये कोई भी सॉइल का एक कोलोइडल पार्टिकल है। इस कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा मजबूती के साथ इस कोलोइड के ऊपर कौन चिपकेगा? तो जिसकी भी बैलेंसी ज्यादा होगी वो इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रांगली चिपक कर रहेगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे आयंस जिनके ऊपर चार्ज बढ़ता चला जाएगा वो उतना ही स्ट्रांगली कोलोइड की सरफेस से चिपकेंगे। और एग्जाम में सवाल आया था कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो एडजॉर्प्शन का सीक्वेंस होता है केटाइंस का, वो बताइए। तो इनका सीक्वेंस था कि भाई साहब नंबर 1 सब एल्यूमिनियम सबसे स्ट्रांगली चिपकता है, फिर आ जाता है कैल्शियम का नंबर, और कैल्शियम और हाइड्रोजन सिमिलर होते हैं, बराबर होते हैं दोनों, ध्यान रखना।
इसके बाद आ जाता है आपका मैग्नीशियम प्लस, इसके बाद आ जाता है आपका पोटेशियम और सबसे लास्ट में आता है सोडियम। यानी कि कोलोइडल सरफेस के ऊपर अगर एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो याद रखना सबसे स्ट्रांगली कौन एड्जॉर्ब होता है, एल्यूमिनियम, और सबसे वीकली कौन होता है, याद रखना सोडियम का एड्जॉर्प्शन सबसे, ये यूं कहें एकदम लूज लूज सा चिपकने का काम करता है सोडियम। क्लियर है? बोले सर टाइप ऑफ कोलोइड से क्या मतलब है? जैसे टाइप ऑफ कोलोइड में हम बात करें क्ले की, किसकी बात कर लेते हैं, क्ले की बात कर लेते हैं। तो एक तो होता है केओलिनाइट क्ले, कौन सी क्ले होती है, केओलिनाइट। और दूसरी क्ले का ले लेते हैं जैसे मोंट मोरिलोनाइट, कौन सी होती है, मोंट मोरिलोनाइट। तो मोंट मोरिलोनाइट जो क्ले होती है, याद रखना ये ज्यादा स्ट्रांगली केटाइंस को अपनी सरफेस के ऊपर चिपका सकती है, यानी ऐसे आयन जिनके ऊपर प्लस चार्ज होगा वो ज्यादा स्ट्रांगली मोंट मोरिलोनाइट पे चिपक सकते हैं। लेकिन केओलिनाइट की बात करें तो याद रखना इसकी एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी नेगेटिवली चार्ज आयंस को ये सबसे स्ट्रांगली चिपकाता है। इसीलिए केओलिनाइट आपको पता हो तो रेड सॉइल में डोमिनेंट होता है। रेड सॉइल में कौन सा मिनरल होता है, याद रखना केओलिनाइट। इसीलिए ध्यान रखना रेड सॉइल में जो फॉस्फोरस होता है H2PO4, फॉस्फोरस की जो फॉर्म्स होती है H2PO4 HPO4-2, या सिंपल कहे तो फॉस्फोरस का जो फिक्सेशन होता है वो कौन सी सॉइल में होता है, फॉस्फोरस का सबसे ज्यादा फिक्सेशन होता है रेड सॉइल में। उसका कारण क्या होता है, केओलिनाइट होता है। और मोंट मोरिलोनाइट आपका होता है ब्लैक सॉइल में, कौन सी सॉइल में होता है, ब्लैक सॉइल में होता है। इसीलिए ब्लैक सॉइल में ध्यान रखना जो अमोनियम आयंस होते हैं या जो पोटेशियम आयंस होते हैं इनका फिक्सेशन कौन सी सॉइल में सबसे ज्यादा होता है, ब्लैक सॉइल में। एग्जाम में सवाल इसी तरीके के पूछता है, एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है यारों में कि अमोनियम आयंस का फिक्सेशन कौन सी सॉइल में ज्यादा होता है, सॉइल का जवाब आया था ब्लैक सॉइल। मैंने आज कारण बता दिया क्यों, क्योंकि कोलोइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है वो है एड्जॉर्प्शन। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में लिखवाऊंगा, भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल की क्लास में फिर हम चर्चा करेंगे कोलोइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उनके ऊपर अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। कल हम इनको आगे की तरफ बढ़ेंगे, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ कोलोइड्स जो आपके होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, या जो इनके ऑर्गेनिक जो होता है उसमें ह्यूमस को डिटेल से पढ़ेंगे, और जो इनऑर्गेनिक कॉलोइड्स होते हैं उनके अंदर भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। जो क्ले होते हैं उसके 1:1 2:1 या जो जितने भी टाइप होते हैं उनको डिटेल से स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।